हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 12 के लिए एक सेशन लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है और कोर्स का नाम है कोर। ठीक है, कोर कोर्स से रिलेटेड है, क्लास 12 इंग्लिश कोर। मॉडल क्वेश्चन सेट जो है ये थर्ड होने वाला है और मॉडल क्वेश्चन थर्ड का हम लोग आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आपका सेट 1 सेट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से मिस हो गया तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ज़रूर देख लीजिएगा और फिर हम लोग फ्यूचर में 4 और 5 सेट का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर 3। 39 क्या बोल रहा है, वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड रैट ट्रैप। वो जो रैट ट्रैप पेडलर था वो क्यों इस पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप के रूप में मान रहा था। ठीक है, सेट 2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, सेम लगभग वही आंसर होगा। देखते हैं आंसर। द पेडलर considered the whole world as a big rat trap because he realized that its sole purpose was to set baits for people। ठीक है, वो ऐसा क्यों मानता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, क्योंकि उसके अनुसार उसने ऐसा महसूस किया कि इस पूरी दुनिया का सोल पर्पस, मुख्य उद्देश्य यही है कि वो लोगों के सामने बेट्स रखता है। ठीक है, उसको लालच देता है। ठीक है, वही लालच सब जो पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी। इट ऑफर्ड जॉयज एंड रिचेस, शेल्टर, फूड, भोजन, आवास, ऐशो आराम, जितनी भी शानो शौकत लग्जरियस चीज़ें हैं, ये सारा एक क्या है, बेट है। ठीक है, लालच है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टेम्पटेड टू टच द बेट, और इस प्रकार से लालच में आकर जो भी उसे टच करने की कोशिश करता है उसमें फंस जाता है। इट क्लोज्ड ऑन हिम एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड। ठीक है, और सारा कुछ समाप्त हो जाता है, इसीलिए उसने इस पूरे संसार को एक बिग रैट ट्रैप कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, हाउ वॉज द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन डिफरेंट फ्रॉम टू अदर लेवल्स। ठीक है, चार्ली जो था वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का, तो वो दूसरे और जो लेवल थे पहला और दूसरा उससे कैसे डिफरेंस था, उसने क्या अलग देखा उस थर्ड लेवल पे। ठीक है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, वो थर्ड लेवल जो है उसका इमेजिनेशन था, उसका बचने का एक माध्यम था इस संसार के भाग दौड़। एक्चुअली क्या था, ये पूरा जो आधुनिक संसार है फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो उसी से वो बचने का एक माध्यम ढूंढा था, तो थर्ड लेवल। तो देखते हैं क्या डिफरेंस था। द रूम ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वॉज स्मॉलर, वो छोटे थे। ठीक है, अभी वो लेवल 1 और 2 में थोड़े बड़े रूम थे और अभी जो रूम वो देख रहा है वो छोटे हैं। एंड देयर वेर फीवर टिकट विंडोज़, 1 और 2 में ज़्यादा टिकट विंडोज़ थे, टिकट घर, और इसमें कम है। एंड ट्रेन गेट, ट्रेन का गेट भी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन बूथ था वहाँ पर वो भी वुडन था, वो लकड़ी का बना हुआ और पुराने मॉडल का दिख रहा था, ओल्ड लुकिंग। इट वॉज ऑल्सो डिफरेंट इन द सेंस दैट द प्लेस यूज डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स कंपेयर टू द टू अदर लेवल्स। ठीक है, और दोनों के बिल में भी डिफरेंसेस था। ठीक है, तो यही डिफरेंस था लेवल थर्ड में। ठीक है, 1 और 2 के मुकाबले। 41 हाउ वुड ए मोमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट चेंज द लाइफ ऑफ दोज इंगेज्ड इन वॉर्स। किस प्रकार से थोड़ी देर शांत रहना, कुछ क्षण के लिए शांत रहना जो है उन लोगों के लिए बहुत ही मतलब जीवन को बदल कर रख देगा जो कि युद्ध में संलिप्त हैं, युद्ध में बिजी हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है, कैसे, तो 41 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट पाब्लो नेरूडा द वंस engaged in war would for a moment set aside their hatred। बोल रहा है कि जितने भी लोग युद्ध में बिजी हैं वो अपने इस नफ़रत को, हेट्रेड को थोड़ा साइड में रखें। ठीक है, टुवर्ड्स अदर ग्रुप, ठीक है, दूसरे ग्रुप के मुकाबले में। एंड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और क्या शो करें, भाईचारा, ब्रदरहुड शो करें। ठीक है, यानी जो भी आपका नफ़रत है, जो भी गुस्सा है, जो भी मतलब परेशानी है आपको दूसरे पार्टी से, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को, आपकी परेशानी को, उसको साइड में रखो और शो करो भाईचारा, प्यार। इससे क्या होगा, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, साफ स्वच्छ कपड़े पहने। ठीक है, युद्ध लड़के क्या हुआ है, उनका कपड़े पूरा लहूलुहान हो गए हैं, मैले हो गए हैं। ठीक है, तो साफ कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ठीक है, और अपने भाई के साथ जो है वो वॉकिंग करे, बोल रहे हैं, शेड में, छायादार वृक्ष में। एक्चुअली क्या होता है, मैंने युद्ध का माहौल पूरा गर्म रहता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है शेड्स वगैरह, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी करने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, इससे जो वो वार में इंगेज हैं वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है,
हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प द राइटर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ स्विमिंग इन द स्टोरी डीप वाटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में जो है बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये टर्म आपको दोनों क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो एक होता है अपने से, ठीक है, एक जो हमने फर्स्ट मॉडल सेट में प्रैक्टिस किया था कि वो कैसे उस डर से, पानी के डर से बाहर निकल कर आया। तो उसमें खुद से यदि पूछेगा कि कैसे वो बाहर निकल कर आया, तो उसमें जो लेक का हम लोग वर्णन किए थे, लेक वंटवर्थ, जिसमें वो 2 मील तक पूरी यात्रा तय किया था, उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द इंस्ट्रक्टर हेल्प, ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसके डर को दूर करने में मदद किया, वही चीज़ पूछ रहा है। 42, क्या किया इंस्ट्रक्टर? द इंस्ट्रक्टर यूज्ड वेरियस मेथड्स। ठीक है, एक्चुअली क्या था, इंस्ट्रक्टर का सीखने के बाद भी उसका मन में डर था, और उस डर को दूर करने के लिए वो लेक वेंटवर्थ गया था, लेकिन ये उससे पहले की बात है, जब स्विमिंग पूल में डूबा उसके बाद। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड वेरियस मेथड, जो उसने इंस्ट्रक्टर रखा था वो अलग अलग तरीके अपनाता था, टू हेल्प द राइटर ओवरकम हिज फियर ऑफ स्विमिंग, जिससे कि उसका जो स्विमिंग के प्रति डर है वो दूर हो जाए। क्या किया? ही पुट ए बेल्ट, ठीक है, अराउंड हिम, ठीक है, उसके मतलब शरीर में एक बेल्ट लपेट दिया, एंड अटैच्ड ए रोप टू इट, ठीक है, और उससे एक रस्सी को अटैच कर दिया। दैट वेंट थ्रू ए पुली, जो पुले के सहारे था, पुले कहने का मतलब ऐसे गोल गोल रहता है, और इस प्रकार से रस्सी जो है उसके सहारे मतलब घूमती है, वैसा कुआं वुआं में देखे होंगे आप लोग पानी उठाते हुए, उसी को बोलते हैं पुले। ठीक है, तो उस टाइप का था। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि एक ओवरहेड केबल के सहारे दौड़ता था। ही हेल्ड ऑन टू द रोप, एक किनारे रस्सी को वो पकड़े रहता था। व्हेन द राइटर वुड स्विम, जब राइटर तैरता था। ठीक है, कहने का मतलब वो उसको बांध कर रख दिया था, उससे लपेट कर, और उस रस्सी को वो क्या करता था, जैसे ही तैरता था, सपोज जैसे यही मान लीजिए आपका स्विमिंग पूल है, लेखक जो है इसमें तैर रहा है। ठीक है, लेखक जब तैर रहा है तो मान लो वो डूबने लगता है, तो वो रस्सी के सहारे उसको बाहर खींच लेता है। ठीक है, उसको ऊपर कर देता है इस प्रकार से, और फिर छोड़ देता है, फिर वो तैरता है, फिर उसको खींचता है, ऐसा करता था। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है जब वो तैरता था। ही ऑल्सो टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, ठीक है, एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, साथ ही साथ उसने एक्सेल और इनहेल की प्रक्रिया को भी उसे बताया। एक्सेल माने सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है, और इनहेल माने सांस को अंदर लेना। उसने ये सिखाया कि जब भी तुम अंडर वाटर यानी पानी के अंदर रहोगे तो सांस को एक्सेल करोगे यानी छोड़ोगे, और जैसे ही आप क्या करोगे, मुंडी को मतलब बाहर निकालोगे, उस समय आप सांस लोगे। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लोगे, एयर लोगे, इनहेल करोगे, ये प्रक्रिया सिखाई। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, मान लो आप पानी के अंदर में सिर घुसाए हुए हो और उस समय सांस लोगे तो फिर आपके शरीर में पानी चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया को उसने सिखाया। ठीक है, ये भी था एक दूसरा। इनहेल ग्रेजुअली ही टर्न द राइटर इनटू ए स्विमर, इस प्रकार से वो लेखक को एक स्विमर बना देता है। ठीक है, 43, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड फियर एक्सपीरियंस्ड बाय द पोएट कमला दास व्हेन शी लुक्स एट हर मदर। ध्यान दीजिएगा, माय मदर एट 66 से तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट पोएट्री है, कीपिंग क्वाइट और माय मदर एट 66। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है डिस्क्राइब द चाइल्डहुड फियर एक्सपीरियंस्ड बाय द पोएट, उस बचपन के डर को, ठीक है, चाइल्डहुड फियर को वर्णन करने बोल रहा है, जो कि कमला दास ने एक्सपीरियंस किया। कब? जब वो अपनी माँ को देखती है। ठीक है, द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर रेफर्स टू दैट ऑफ लॉसिंग हर मदर्स कंपनी। ठीक है, पोएट का चाइल्डहुड फेयर क्या है कि वो अपनी माँ को माँ के साथ को खो रही है। ठीक है, धीरे धीरे उसका एज उम्र हो रहा है, फिर आज नहीं कल वो मैंने उनकी डेथ हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से, तो यही डर। द पोएट स्पीक्स अबाउट द पासिंग ऑफ टाइम इन द पोएम। एक्चुअली इस कविता में लेखिका जो है कमला दास, ये समय के गुजरने का वर्णन करती है कि कैसे समय बीतता जा रहा है, उसकी माँ बूढ़ी हो गई, अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, अपने बचपन समय को याद करती है, वो कैसे पार हो गया, कितना अच्छा से दोनों का रिलेशन था। शी इज़ अफ्रेड दैट हर फियर्स विल टर्न इनटू रियलिटी, उसे डर था कि कहीं उसका जो डर है वो सच्चाई में न बदल जाए। एंड दिस मेक्स हर फील अनहैप्पी, और यही उसे उदास बना रहा था। एंड वरीड एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ उसी समय चिंतित भी, वो उदास भी थी, चिंतित भी थी। किस लिए? फॉर हर मदर हैज़ ऑलरेडी मूव्ड इनटू हर ओल्ड एज, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो ओल्ड एज में आ गई थी। एंड इज़ नियरिंग हर लास्ट डेज, और अपने अंतिम दिनों के समय पर थी। दैट मीन्स कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो यही वो चाइल्डहुड फियर था। ओके,
नेक्स्ट 44, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस जियोफ ग्रीन के द्वारा जो चलाया गया था उसी के ऊपर आपको एक छोटा नोट लिखने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, स्टूडेंट्स ऑन आइस इज ए प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। ठीक है, ये कैनेडियन थे जियोफ ग्रीन, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इट टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड provided them with inspiring educational opportunities which would help them foster a new understanding and respect for the planet। ठीक है, एक्चुअली में क्या था, इस जो ये अभियान चलाया गया था इसमें जियोफ ग्रीन के द्वारा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था। ठीक है, और ऐसा करने के पीछे क्या था, ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडेड देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि उन्हें कुछ मतलब इंस्पायर करने वाले, ठीक, शैक्षणिक अवसर प्राप्त हों। ठीक है, ऐसे बोल देना में समझ नहीं आता, एक्चुअली एक तरह से बोलिए तो एक प्रैक्टिकल था। ठीक है, जैसे मैं बोल दूंगा आपको कि बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं तो उतना असर नहीं पड़ता है, और यदि आप वहाँ पर जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि बाप रे, ऐसा भी इतना बड़ा बड़ा बर्फ़ का पहाड़ होता है अंटार्कटिका में, ऐसा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ गतिविधियों को उन्हें आँख से दिखाना था, विच वुड हेल्प देम। ठीक है, और उन्हें महसूस कराना था, जो उनको मदद करेगा क्या चीज़ में, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे उनमें एक नई समझ आए कि हम लोग का जो पर्यावरण है वो कैसे मतलब क्षति पहुंच रही है, जो पर्यावरण की ग्रीनरी है, हरियाली है, वो ख़त्म होते जा रही है, ओजोन लेयर ख़त्म होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, इन सब चीज़ों को दर्शाना था। एंड रेस्पेक्ट फॉर द प्लानट, जिससे वो उसके प्लानट की इज्जत करें। जियोफ ग्रीन हैड गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स टू अंटार्कटिका एंड हैंस स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। एक्चुअली में क्या था, ये जो जियोफ ग्रीन थे जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, और ख़ासकर इन्होंने इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को शामिल किया। ठीक है, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े साइंटिस्ट हो गए, लेखक हो गए, या कुछ इस प्रकार से उच्च अधिकारी हो गए, या कोई रिटायर्ड पर्सन हो गया, इन लोगों को मैंने इन लोगों के साथ दिखा के घुमा के बोलो या जो भी करके इन लोग से वो ऊब गया था। ठीक है, और एक युवा, देश के जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, उतना जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उतने एनर्जेटिक नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उन्होंने युवाओं को शामिल किया था। 45, व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाई वाज ही लिविंग द स्कूल। एम हैमल क्या बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के नेचर के बारे में, कि आखिर फ्रेंच लैंग्वेज कैसा है, क्या है, और साथ ही साथ वो स्कूल क्यों छोड़ रहे थे। 45 क्या बोलता है, एम हैमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल का कहना था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लॉजिकल भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट, ये सबसे क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें उसे संजो कर सुरक्षित रखना चाहिए और कभी भी अपनी इस भाषा को, फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, और हमें उसे संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, विरासत है, ऐसा। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं कि वो आखिर स्कूल क्यों छोड़ रहे थे। ही वॉज लिविंग द स्कूल बिकॉज एन ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरियन। ठीक, कि कल से जो है अल्सेक और लॉरियन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए वो स्कूल छोड़ रहे थे। ठीक है, और ये भी आप लोगों को पता होगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 40 ईयर्स जो है उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है इस स्कूल को दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हाउ वॉज द पीपल्स रिएक्शन आफ्टर द स्पीच ऑफ द इंग्लिश मैन हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, पोएट एंड पैनकेक्स जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में जो वो इंग्लिश मतलब मैन आया था, इंग्लिश पोएट आया था, राइटर आया था, उसने जो स्पीच दिया, ठीक है, इसमें इससे लोगों का रिएक्शन क्या था, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उसके भाषण को सुनने के बाद। तो क्या प्रतिक्रिया थी, द इंग्लिश मैन हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज वॉज स्टीफन स्पेंडर। एक्चुअली वो जो ये एक एमसीक्यू भी आप लोग के लिए बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि वो इंग्लिश मैन कौन था जो जेमिनी स्टूडियो में स्पीच दिया था, तो स्टीफन स्पेंडर। तो वो जो इंग्लिश स्पीच दिया था इंग्लिश मैन, वो स्टीफन स्पेंडर था।
आफ्टर द स्पीच द पीपुल वेर ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। ठीक है, और जैसे स्पीच ख़त्म हुआ सारे लोग डिस्पर्स्ड हुए, मतलब अपने अपने जगह गए, वापस लौटे, लेकिन सब एकदम एक तरह से बोलो तो आश्चर्यचकित थे। ठीक है, बैफलमेंट थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं, अरे कौन था, क्या बोला, किस विषय में बोला, इस तरह से, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, दे हैड नो क्लू अबाउट द रीज़न बिहाइंड एन इंग्लिश पोएट गिविंग ए स्पीच इन ए फिल्म स्टूडियो। और साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि आखिर ये एक फ़िल्म स्टूडियो है। जेमिनी स्टूडियो क्या है? फ़िल्म स्टूडियो। एक फ़िल्म स्टूडियो में इंग्लिश कवि का स्पीच का क्या काम है, ऐसे करके। और फिर मेक्स तमिल फिल्म सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। ठीक, जो कि तमिल लोगों के लिए तमिल फिल्म वगैरह बनाते थे। द विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। और इस रहस्य के बारे में कोई भी ये एक मतलब रहस्य बनकर रह गया है कि आखिर वो क्यों आया था, क्या भाषण दिया, किस लिए दिया, इस प्रकार से। ठीक है, लोगों के बीच में ये कौतूहल का विषय था। ठीक है तो ये थे 46 इम्पॉर्टेंट MCQs आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 से। ठीक है, जल्दी हम लोग सेट 4 भी लेकर आएंगे, हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। सेट 5 भी लेकर आएंगे, और सेट 5 के जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग फिर आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शंस वगैरह में भी। ठीक है, देखते हैं जैसा जितना जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करेंगे। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.